वेलकम बैक गाइस। सो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाके देख ले। उसमें मैंने पढ़ाया था कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी में किस तरीके से एक्ट कर सकता है। ठीक है, एक ही साइड से लगे तो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है और अगर अपोजिट साइड से लगे तो भी अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे हो सकता है। व्हेन F1 इज ग्रेटर देन F2, दैट इज़ जब एक फोर्स दूसरा फोर्स से बड़ा हो, मतलब जो भी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो भी अगर एक फोर्स दूसरा फोर्स से बड़ा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है, पिछला वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर से देख ले, उसके बाद ही इसमें है। ठीक है, ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो पाए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स जो है कैसे अनबैलेंस्ड होता है, क्या मतलब हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से रेस्ट से मोशन में हो जाता है, अपनी जगह से मूव करने लगता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होता है? हम लोग एक ही जगह से सपोज कीजिए कि एक कार है। ठीक है, एक कार को पीछे से सब कोई धक्का दे रहा है, 5-6 इंसान मिलके, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। अब हो सकता है कि एक बुलक कार्ट है, बुलक कार्ट तो अभी मिलता नहीं है, जल्दी से देखने नहीं मिलता है। सपोज कीजिए कि कोई भी बड़ा सा चीज़, एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल को एक छोटा बच्चा और एक बड़ा लड़का, सपोज आप, हाँ आप लोग तो ग्रोन अप है, आप और एक LKG का बच्चा दोनों धक्का दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट में दे रहा है एक राइट में दे रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? टेबल किसकी तरफ भागेगा? आप लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी तरफ भागेगा। आप लोग अगर लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो उस तरफ भागेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपका फोर्स बड़ा है। ठीक है, तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट साइड से, उतना ही फोर्स राइट साइड से लग रहा है। ठीक है, जितना फोर्स हम लोग लेफ्ट साइड से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स कोई राइट साइड से लगा रहा है। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल जिसमें आप जो LKG क्लास का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था जो टेबल पे फोर्स लगा रहा था। अब मान लीजिए आप ही का कोई दोस्त जो है वो टेबल में लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, और आप भी फोर्स लगा रहे 50 न्यूटन का। आप जो लगा रहे वो राइट साइड में लगा रहे हैं, वो जो लगा रहा है वो लेफ्ट साइड में लगा रहा है। अब क्या होगा? दोनों का फोर्स 50 न्यूटन का है, जिसके कारण वहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और नेट फोर्स कितना होगा? कैसे होगा 0? ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया? टोटल फोर्स। और फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब सपोज कीजिए अगर आप राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं और आपका राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव साइन से लूँ तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 50 न्यूटन, है ना। और आपका जो दोस्त है वो लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव 50 न्यूटन। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो +50 -50 कितना हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0। तो ये बात नोट डाउन करने का है कि अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स जो है 0 नहीं होता है, बट बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग सबको अपने दिमाग में रखिएगा। और नेट फोर्स क्या होता है? जिसमें हम लोग नंबर के साथ साथ डायरेक्शन को भी लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैम राइट साइड को ही हमेशा प्लस साइन लेना है क्या? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग राइट साइड को प्लस ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या है? लेफ्ट, तो लेफ्ट को नेगेटिव। अगर आप लोग का मन में करे कि नहीं राइट को मैं नेगेटिव लूँगी, नो प्रॉब्लम, राइट साइड को नेगेटिव ले लीजिए। लेफ्ट साइड उसके क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, मतलब वो हो जाएगा प्लस। जो भी, अगर आप राइट साइड को भी नेगेटिव लेते तब भी -50 +50 कट के 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है। और आंसर राइटिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में डिफरेंस पूछता है। तो आप लोग इसको मेंशन कीजिएगा कि बैलेंस्ड फोर्स जो है इसमें नेट फोर्स 0 होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 नहीं होता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो। फिर से, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है और 2 पर्सन है, ठीक है, कोई भी 2 आदमी हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट पे जब ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हो, एक लेफ्ट में लगा रहा हो एक राइट में लगा रहा हो, बट दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है। किस में इक्वल है? मैग्नीट्यूड में। जब वो दोनों फोर्स इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो इसका मतलब वो बैलेंस फोर्स है। फिर से एक बार, बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, मतलब नंबर में इक्वल हो, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स तो समझ में आ गया। बैलेंस फोर्स का एक और खासियत क्या है? बैलेंस्ड फोर्स हैव अ नेट फोर्स ऑफ 0। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स कितना होता है? 0। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हुआ हम लोग का। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स से कंक्लूजन क्या निकला, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन निकला बैलेंस्ड फोर्स से कि अगर मान के चलिए कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, जो बॉल होता है खेलने वाला, जो स्क्वीज वाला बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल है, उसको आप भी प्रेस कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और आपका दोस्त कोई राइट साइड से प्रेस कर रहा है, ठीक है। वो बॉल जो है वो उस जगह से हिल के दूसरा जगह नहीं जाएगा, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं होगा, वो हिलना तो शुरू नहीं करेगा, क्योंकि आप भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और आपका दोस्त भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बॉल वहीं का वहीं स्टैग्नेट रहेगा। बट ये हो सकता है कि बॉल जो है वो पिचक जाए, हो सकता है ना, वो बॉल भले ही वहाँ से ना हिले, क्योंकि आप लोग दोनों का फोर्स अपोजिट है और इक्वल है, बट मे बी पॉसिबल है कि बॉल का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाए, हो सकता है ना कि बॉल जो है पिचक जाए। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो सकता है, बैलेंस्ड फोर्स में एक ऑब्जेक्ट का रेस्ट से मोशन में नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन से नहीं जाएगा, नहीं हिलेगा, ये तो कंफर्म है। बट ये हो सकता है कि जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए, हो सकता है ना। तो कंक्लूजन नंबर 1 में क्या लिखा है देखते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दे मे हाउएवर कॉज अ चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स के कारण स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन पे कहाँ से आएगा जब दोनों तरफ से ऑपोजिट और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो, और नेट फोर्स भी 0 है। बॉडी तो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट का शेप डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, अब अनबैलेंस फोर्स का क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में भी जाता है, और होता है कभी कभी कि ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए, दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। इसमें एक डू यू नो दिया हुआ है सर आइजैक न्यूटन के बारे में, कि आइजैक न्यूटन जो थे वो एक बहुत ही ग्रेट फिजिशियन भी थे और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे, बहुत ही अच्छा फिजिक्स और न्यूटन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा एक ना एक बार। न्यूटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे थे, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट बुक का नाम यहाँ मेंशन है, जो कि है प्रिंसिपल एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जो पहला बुक है उस बुक को उन्होंने पूरा का पूरा ग्रेविटी को ही समर्पित कर दिया था। द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया है पहला बुक में, जो आप लोग क्लास 9th में और 10th में बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। और जो सेकंड बुक है जो ऑप्टिक्स के बारे में है, उसमें लाइट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, मतलब ऑप्टिक्स का मतलब ही हुआ लाइट से रिलेटेड, लाइट डेंसिटी ये सब से रिलेटेड। ठीक है, न्यूटन expressed the relation between force acting on a body and its motion through his famous law of motion। इसका मतलब हो गया कि सीधा सीधा बात है कि न्यूटन जो है वो हम लोग को मोशन और फोर्स के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बताया है, कि फोर्स लगने से कैसे मोशन होता है। एक्चुअली में न्यूटन ही थे जो बताया कि मोशन का कॉज क्या होता है, मोशन जो है वो होता क्यों है, ये न्यूटन ही बताया था। ठीक है, और न्यूटन जब ये बताया तो उसको अब स्पेशल नाम भी दिए होंगे, तो उसको नाम दिए थे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, पहला लॉ तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, सेकंड लॉ आप लोग पढ़ेंगे, और थर्ड लॉ बहुत ही मतलब क्या बोले ऐसा लॉ है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वैसे तो तीनों ही लॉ पूरा यूज़ होता है, बट थर्ड लॉ जो है वो रॉकेट एक्सप्लोजन में बहुत काम आता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि मैंने कहा, फाइंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन रॉकेट प्रपोजन, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो यही चीज़ है, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो प्रिपेयर रहिए आप लोग भी और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप के फोर्स होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट में तब लग रहा है जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरा को टच कर रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट में तब लग रहा है जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस को टच कर रहा है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो तब लग रहा है ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट एक दूसरा को टच नहीं कर रहा है, मतलब दूरी बनाया हुआ है, कोविड-19 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, वही है जिसमें एक दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच करे एक दूसरा को और उसके बाद जो फोर्स लगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो मस्कुलर फोर्स ही है। आए दिन हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स का यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग को अपना बैग लेके जाना होता है तो हम लोग उसको छू के ही हटाते हैं ना, हम लोग या तो बैग को पुश करते हैं या पुल करते हैं, जो करते हैं छू के करते हैं, कॉन्टैक्ट ही करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ करना हुआ, जैसे अगर पानी का ग्लास ही उठाना हुआ, खाना खाना हुआ, तो ये क्या है, सब कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। सो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जिसमें हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को छूना पड़े या फिर
जिस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाना है वो दूसरा ऑब्जेक्ट को छुए, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला होता है मस्कुलर फोर्स। इसमें दो तरह का फोर्स है, मस्कुलर और काइनेटिक, हम लोग देखते हैं, ठीक है। मस्कुलर फोर्स में क्या है, मस्कुलर फोर्स मीन्स मसल्स का फोर्स, जिसमें हम लोग का हाथ का मसल्स लगे, हम लोग का हाथ का मसल्स लगे या किसी और का हाथ का मसल्स लगे, जो भी, या फिर किसी एनिमल्स का मसल लगे। मस्कुलर फोर्स का मतलब हुआ जिसमें किसी का मसल लगे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। द एफर्ट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी, सब हम लोग का मसल से होता है। कोई भी जानवर ले लीजिए, जैसे कि बुलक कार्ट्स हो गया, या फिर मतलब पुराने ज़माने में जो बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी ये सब जो भी होता था, इसमें क्या होता था, एक इंसान ही ना चलाता था उसको, पीट पीट के बसंती, वही याद है ना शोले पिक्चर में, उसमें क्या हुआ था, वो घोड़ा को उसी से चला रही थी ना, अपने मसल से चला रही थी, तो वो क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के बीच में नहीं, एग्जाम के बाद देखिएगा, ठीक है। सो और क्या एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स का, जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन कहाँ, हम लोग का जो धरती है उसके ऊपर तरफ, ठीक है। तो आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पे रेंडियर्स जो होते हैं, रेंडियर्स आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये जो हिरन टाइप के दिखते हैं, होते हिरन नहीं है पर हिरन टाइप के दिखते हैं, जो लोग ठंड में पाए जाते हैं, मतलब आर्कटिक और एंटार्कटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्कटिक रीजन में जो रेंडियर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो व्हीकल्स को खींच के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे किसका फोर्स लग रहा है, रेंडियर्स का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मसल हम लोग का हो चाहे जानवर का हो चाहे किसी का भी हो, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है ना, अगर वो रेंडियर खींचना बंद कर दे, अगर वो दूर से ही बोले कि आओ आओ, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो बुलक कार्ट अपने अपने चलने लगेगा, नहीं। तो रेंडियर का मस्कुलर फोर्स के कारण ये हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, जिसमें अपना मसल या फिर किसी और का भी मसल के थ्रू कोई फोर्स लगे, दैट इज़ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, इसके रिलेटेड मैंने पूरा प्रॉपर एक सेशन ही किया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर से देखें, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग कोई फोर्स लेफ़्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगता है, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन को ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक तरह का रुकावट होता है रास्ता में। अब मान के चलिए आप लोग आगे जा रहे हो और आप लोगों को पीछे से कोई खींच रहा है, मतलब ये तो आपका अपोजिट फोर्स हुआ ना, आप लोग आगे जाना चाह रहे हो और आप लोगों को पीछे से कोई खींच रहा है, इसी को ना बोलेंगे अपोजिट फोर्स। और ये जो अपोजिट फोर्स हो रहा है ये क्या कर रहा है, आपको रोकने का कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी वही है। फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है जो रोकने का कोशिश करता है, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन अगर अपोजिंग फोर्स है तो ये अच्छा नहीं है, नहीं, फ्रिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी एविल की तरह ट्रीट करता है, मतलब वो दुश्मन तो है पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस दुनिया में बहुत सारा काम जो है रुक जाएगा, सबसे बड़ा हम लोग ना चल पाएंगे, दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके कारण हम लोग ना लिख पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप लोगों के कान तक भी नहीं पहुँच पाएगा। फ्रिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग ना साइकिल चला पाएंगे ना गाड़ी चला पाएंगे। सो फ्रिक्शन इज़ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हम क्या, मैंने आपको क्या बोला कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलने के लिए हम लोग को ज़मीन पे पैर रखना होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका मतलब क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, कोई भी सरफेस, इस दुनिया में कोई भी सरफेस उसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कोई भी सरफेस, हाँ मे बी अगर वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, बट फिर भी अगर नेकेड आई से तो फ्रिक्शन का इंटरलॉकिंग दिखता नहीं है, बट अगर फिर भी एकदम माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जेक्ट भी है ना, उसमें एक दो फ्रिक्शन के लिए लॉकिंग्स होता ही है, ठीक है। फ्रिक्शन किस में होता है, कोई भी सरफेस में, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। फ्रिक्शन किसी सरफेस में होता है, हर दो सरफेस में होता है। मतलब जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग किस पे चल रहे हैं, ज़मीन पे चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन कौन देगा हम लोग को, ज़मीन देगा। ज़मीन किसको देगा, हम लोग का पैर को देगा। और पैर को कब देगा, जब हम लोग का पैर ज़मीन को टच करेगा तब होगा फ्रिक्शन। समझ में आया, अगर हम लोग का पैर ज़मीन को टच ही नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करें, ठीक है। सो गाइज मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फ्रिक्शन चैप्टर से कोई रिलेटेड आप लोग को इशू है तो मेरा वो सेशन जाके ज़रूर से देखेगा।
तो अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने हुए हैं तो आप लोगों को पता ही है, फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू।